क्लास की ओर बढ़ते हैं और आज वायु दाब और पौने पढ़ेंगे ना, है एयर एवं अभी इससे पहले हम लोगों ने जो है तापमान पहले तो तब पढ़ा और उसके बाद तापमान पढ़ा कहाँ पर, वायुमंडल में, है ना, या फिर कहें पृथ्वी की सतह पर, है ना, पृथ्वी की सतह पर ये हमने पढ़ा है। और आज हमें जो पढ़ना है वो है वायुदाब एवं पवने, एयर प्रेशर एंड विंड्स, एयर प्रेशर एंड विंड्स। चलिए फिर शुरू करते हैं आगे हम लोग। वायुदाब क्या होता है, जैसा कि इसके शब्द से ही समझ में आ रहा है कि मतलब पवनों का या फिर कहें जो विंड्स हैं उनका प्रेशर, है ना, वायु का दाब, वायुदाब होगा, वायु का दाब। अब ये वायु है कहाँ, कहाँ की वायु का मतलब ये हमारे जो वायुमंडल पर, वायुमंडल में जो वायुमंडल की गैसें हैं, है ना, वायुमंडल में जो गैसेस हैं उनका जो प्रेशर पड़ता है उसको एयर प्रेशर या वायुदाब कहा जाता है। सीधा है, शाब्दिक इसके शब्द से भी पता चल रहा है कि ये वायुदाब कहा जाएगा इसको, ठीक है। इन्हें ही वायुमंडलीय दाब भी कहते हैं, वायुमंडलीय दाब, है ना, वायुमंडलीय दाब। अगर मैं आगे टॉपिक में वायुमंडलीय दाब का यूज करूं या फिर वायुदाब का यूज करूं तो दोनों का मतलब सेम, ठीक है। अब यहां पर ये बातें आ गई समझ में, देख लेते हैं कोई प्रश्न है पीछे का कुछ। ठीक है, चलिए ठीक है, अभी कोई प्रश्न नहीं है। तो वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब जो है उसको एयर प्रेशर है, वायु का दाब है जो वायुमंडल में स्थित गैसें हैं, धूल कण है या जो भी कुछ है, दो ही चीजें हैं, धूल कण है, धूल कण और गैसें, इन दोनों का जो दबाव लगता है उसको वायुदाब कहते हैं, वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। अब समदाब रेखाएं क्या होती हैं, समदाब रेखाएं, समदाब रेखाएं जैसे कि हमने समदाब की जगह हमने समताप रेखाएं देखा था, समताप रेखाएं देखा था। समताप रेखाएं क्या होती हैं, ऐसी रेखाएं या फिर कहें ऐसे स्थान जो समान तापमान वाले हैं, जैसे कि 10 डिग्री वाला जो तापमान है और उसका स्थान, है ना, फिर 10 डिग्री वाला जो तापमान का क्षेत्र है वो, फिर 10 डिग्री वाला, तो इनको समान स्थान वाले जो तापमान है ना उनको मिलाती हुई जो एक रेखा बनेगी उसी को क्या बोलेंगे, समताप रेखाएं बोलेंगे, समताप रेखाएं, ठीक है। इसी तरीके से जब मान लीजिए कि 10 मिलीबार, है ना, मिलीबार, 10 मिलीबार एमबी, है ना, इनको मिलाने वाली एक रेखा अगर जो बनेगी इसी को क्या बोलेंगे, समदाब रेखाएं बोलेंगे, समदाब रेखाएं, है ना। यहां पर क्या होगा, ये समदाब रेखाएं कहलाएंगी। कैसे, ये एक जो वायुदाब जहां पर समान है ना, समान स्थान वाले वायुदाब, समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको समदाब रेखाएं कहा जाता है। समान स्थान, समान, सॉरी यहाँ पे समान दाब, समान दाब वाले
स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? समदाब या समदाब रेखा कहलाएगी, है ना। तो ये हो गया। अब वायुदाब को मापते किसके हैं? मापक क्या है वायुदाब का? मापक जो है वो मिलीबार है, अभी हमने देखा, है ना। मिलीबार या पास्कल, पास्कल में भी मापते हैं और मिलीबार में भी मापते हैं। ये हो गया। अब पृथ्वी पर जो वायुदाब है, पृथ्वी पर जो वायुदाब है उसको कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं? जैसे कि कारक, है ना, या प्रभावित या निर्धारित करने वाले कारक। पृथ्वी पर जो वायुदाब है, वायुदाब को निर्धारित करने वाले कारक क्या है? निर्धारित करने वाले कारक क्या है ना। तो जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे कि तापमान सबसे पहले तो प्रभावित करेगा, तापमान जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा सबसे पहले। तो तापमान जहां पर ज्यादा होता है ना, जहां पर तापमान की अधिकता वाले क्षेत्रों में वायुदाब की कमी होगी, ठीक है। तो जैसे अधिक तापमान कहां पर है? विषुवत रेखा पर, तो विषुवत रेखा पर निम्न वायुदाब बनेगा, ठीक है। वहां पे कम वायुदाब होगा, निम्न होगा। क्यों? आगे चले देखेंगे अभी हम लोग कि जहां पर तापमान ज्यादा होता है वहां पर वायुदाब कम हो जाता है। फिर उसके बाद दूसरा फैक्टर क्या है ना, दूसरा फैक्टर क्या है? ऊंचाई, एल्टीट्यूड, ठीक है। ऊंचाई, ऊंचाई अगर बढ़ेगी, है ना, अगर ऊंचाई बढ़ेगी तो वायुदाब बढ़ेगा, वायुदाब कम होगा। ये भी सोचिए, हमने वायुमंडल वाले चैप्टर में पढ़ा, वायुमंडल चैप्टर में था कि जब हम ऊंचाई के साथ ऊंचाई बढ़ती है मंडल में तो तापमान नीचे गिर जाता है। अभी पहले वाले फैक्टर को छोड़ देगा, ठीक है। पहला का मतलब कि जब हम ऊंचाई को देखेंगे तो सिर्फ ऊंचाई को देख रहे होंगे, जब हम तापमान को देख रहे होंगे तो सिर्फ तापमान को देखेंगे। तो क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में कमी होती है। इसके साथ में जो वायु का घनत्व होता है वो भी तो कम हो जाता है। वायु का जब घनत्व कम होगा, घनत्व कम होगा, वायु का घनत्व कम होगा, और जब कम होगा तो वायु भारी नहीं होगी, और जब भारी नहीं होगी तो वायु का भार कम होगा, मतलब वायु का दाब भी कम होगा। जहां पर वायु का घनत्व ज्यादा होगा वहां पर वायु दाब ज्यादा होगा, ठीक। तो यही बात है कि ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब कम होता है। क्यों? क्योंकि वायु जब ऊपर की ओर हम बढ़ते हैं तो वायु का घनत्व कम हो जाता है, वायु जो एयर है उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि पृथ्वी की सतह पर ज्यादा घनत्व होता है गैसों का, है ना। हमने वायुमंडल में देखा था कि पृथ्वी की सतह पर देखें तो हमने क्या देखा था कि 5 किलोमीटर की ऊंचाई लगभग 50% जो वायुमंडल की गैसें हैं वो वायुमंडलीय गैसें हैं वो इसी में आ जाती हैं, सिर्फ 5 किलोमीटर के दायरे में। और जब हम 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक लगभग पहुंचते हैं तो 32 किलोमीटर के बाद ये लगभग 99% जो गैसेज हैं वो इसी में आ जाती हैं 32 किलोमीटर के दायरे में। तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ रही है वैसे वैसे जो वायु का घनत्व है वो भी तो कम हो रहा है, एयर डेंसिटी भी तो कम हो रही है। और जब एयर डेंसिटी कम होगी तो फिर उसके बाद वायु का घनत्व भी कम होगा, और वायु का घनत्व वही एयर डेंसिटी कम होगी तो वायु दाब ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, ठीक। फिर आगे देखिए, कोई प्रश्न? ठीक है।
वो है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल। अब गुरुत्वाकर्षण बल में जहां पर वृद्धि होगी ना, वहां पर वायुदाब में भी वृद्धि होगी। ठीक है, सोचिए एक बात, क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए ध्रुवीय क्षेत्र है, तो ध्रुवीय क्षेत्रों पर वायुदाब बहुत अधिक होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होता है। तो ध्रुवों पर हमने देखा था कि जैसे जैसे हम, ये पृथ्वी है और ये इक्वेटर से जब हम ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर बढ़ते हैं तो वैसे वैसे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो बढ़ जाता है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो, है ना। तो ध्रुवीय क्षेत्रों पर सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल होता है और जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा पर क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे कम होता है। यही कारण है कि जब कोई देश कोई सैटेलाइट लॉन्च करता है, कोई मिसाइल, कोई सैटेलाइट लॉन्च करता है अंतरिक्ष में, तो वो विषुवत रेखा के आसपास से ही लॉन्च किया जाता है, क्योंकि विषुवत रेखा पर ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे कम होता है। और जैसे जैसे हम ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर बढ़ेंगे ना, वैसे वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स भी बढ़ेगा और उसकी वजह से जो हमें ज्यादा ईंधन की जरूरत पड़ेगी, है ना, ज्यादा ईंधन की जरूरत पड़ेगी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करने के लिए। तो इसीलिए कम गुरुत्वाकर्षण बल कहां पर सबसे कम होता है? तो विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होने के कारण जो है यहीं से सारी सैटेलाइट लॉन्च होती हैं। जो लॉन्चिंग पैड होंगे ना, वो विषुवत रेखा पर ही बने होंगे, यही कारण है। ठीक, एक फैक्ट हम लोग ये भी जान गए। तो गुरुत्वाकर्षण बल सबसे ज्यादा ध्रुवों पर होता है और वहां पर वायुदाब में वृद्धि होती है ना, वायुदाब सबसे ज्यादा होता है ध्रुवों पर। और वहां पर तापमान भी कम होता है। तो हमने देखा था कि तापमान बढ़ेगा तो वायुदाब कम हो जाएगा, जब वह तापमान घटेगा तो फिर क्या होगा, वायुदाब में कमी आ जाएगी, वो वृद्धि हो जाएगी। ठीक, तो ये एक फैक्टर हो गया। अब देखते हैं आर्द्रता। चौथा जो फैक्टर है वो है आर्द्रता। आर्द्रता, आर्द्रता में हमने बताया था कि नमी होती है। नमी का मतलब हुआ कि वायु में नमी धारण करने की जितनी क्षमता होती है, जो क्षमता है उसे आर्द्रता बोलते हैं। वायु में नमी, ठीक है, वायु में नमी को क्या बोलते हैं? आर्द्रता बोला जाता है। तो जो शुष्क होता है, ठीक है, वायु में नमी, जैसे आर्द्र वायु हो गई, दो प्रकार की वायु है मान लीजिए, आर्द्र, है ना, और एक शुष्क, ड्राई। ठीक है, तो जो आर्द्र वायु होती है इसका भार कम होता है, ठीक है, और जो शुष्क वायु होती है इसका भार अधिक होता है। तो यहां पर भार कम होने की वजह से, भार कम है तो घनत्व भी कम है, और जब घनत्व कम होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो एयर प्रेशर है, वायुदाब है, वो कम हो जाएगा और यहां पर अधिक अधिक हो जाएगा। ठीक, तो ये कुछ फैक्टर हो गए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोई प्रश्न? ठीक है, गुड। अब आइए देख लेते हैं, ये कुछ चार फैक्टर्स थे, है ना। पहला हम लोगों ने क्या देखा था? तापमान, है ना, टेम्परेचर, टेम्परेचर। दूसरा क्या देखा था हमने? हाइट या एल्टीट्यूड, ऊंचाई, एल्टीट्यूड। तीसरा क्या देखा था? ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स। और चौथा क्या देखा था? आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, है ना। तो पृथ्वी पर वायुदाब को प्रभावित करने वाले चार कारक थे, या वायुदाब को निर्धारित, वायुदाब के निर्धारण के लिए ये चार कारक उत्तरदायी हैं, निर्धारक हैं।
है ना, किसके, एयर प्रेशर के, ठीक, वायु दाब के। अब बात आती है कि पृथ्वी की सतह पर खासतौर पे देखें तो वायु, जो समुद्र तल है, समुद्र तल पर वायुदाब कितना होता है, वायुदाब कितना होगा, तो 1013.25 मिली बार, ठीक है, 1013.25 मिली बार होता है। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा कि हमने यहाँ पर समुद्र तल पर क्यों देखा, है ना, जो महासागरीय धरातल है, धरातल का मतलब ऊपरी सतह जो है, वहां पर, वहां से हमें वायुदाब का पता चलता है। हम जो भी वायुदाब देखते हैं वो महासागरीय सतह से देखते हैं। हमने क्या बोला था कल, महासागरीय तल से हम जब भी किसी क्षेत्र की ऊंचाई नापना होता है ना, तो हम महासागरीय सतह से देखते हैं। महासागरीय सतह से या महासागरीय तल से कितनी ऊंचाई पर कोई क्षेत्र स्थित है ये हम देखते हैं। तो जब भी हमें वायुदाब मापना होता है तो हम महासागरीय सतह ही देखते हैं, महासागरीय तल ही देखते हैं, वहीं से नापते हैं। क्यों, कल भी मैंने बताया था कि जो जल है वो हर जगह समान रूप से वितरित होता है, कहीं ऊपर नीचे नहीं होता है। तो इससे क्या पता चलता है, किसी भी क्षेत्र पे ना तो जल ऊपर होगा ना ही नीचे गहराई पर होगा स्थित, हर जगह समान रूप से वितरित है पूरे पृथ्वी पर। लेकिन स्थल खंड को देखिए तो कहीं ज्यादा ऊंचा है और कहीं कम या फिर ज्यादा गहरा है, या कहीं मैदान है ना। तो इस तरह से काफी ऊंचाई और गहराई में अंतर आ जाता है। इसीलिए कभी भी किसी भी क्षेत्र की ऊंचाई एल्टीट्यूड मापना होगा या फिर कहीं पर एयर प्रेशर मापना होगा तो हम समुद्र तल का ही यूज करते हैं। अच्छा, ये ऊंचाई के लिए तो हम समुद्र तल के लिए जो है समान रूप से वितरित है, ये तो हम देख लेते हैं। लेकिन जो महासागरीय धरातल तल है वहां से वायुदाब क्यों मापते हैं, है ना, वहां से वायुदाब क्यों मापते हैं, इसलिए मापते हैं क्योंकि जो महासागरीय धरातल है या तल है, महासागरों का जल है, वो ना तो बहुत जल्दी से गर्म होता है और ना ही बहुत जल्दी से ठंडा होता है स्थल खंड की अपेक्षा, है ना। क्योंकि स्थल खंड पर जितनी जल्दी सूर्य की किरणें आती हैं, मतलब जितनी जल्दी क्या, जितनी तीव्र गति से वो गर्म होता है उतनी ही तीव्र गति से वो ठंडा होता है। लेकिन महासागरीय जल ना तो बहुत तेजी से ठंडा होगा ना बहुत तेजी से गर्म होगा, तो ये सापेक्षता स्थिर रहता है ना। सापेक्षता देखेंगे स्थल खंड की अपेक्षा देखेंगे तो स्थिर रहेगा। इसीलिए कभी भी किसी भी क्षेत्र का जो वायुदाब मापना होगा तो हम समुद्र तल का प्रयोग करते हैं। ये बात आ गई। अब आगे देखेंगे कि समुद्र तट, समुद्र कह रहे हैं, वायु विश्व में जो है वायुदाब की कुछ पेटियां हैं, है ना, कुछ बेल्ट हैं एयर प्रेशर्स की। वो कौन कौन से बेल्ट हैं उनको हमें देखना होगा। वायुदाब, वायुदाब की पेटियां, है ना, वायुदाब की पेटियां, बेल्ट बोलते हैं इसको, ठीक है, बेल्ट। वे कौन से बेल्ट हैं जहां पर एयर प्रेशर वो वितरण किया गया है। अच्छा एक बात और, अभी एक हम लोग चित्र के माध्यम से पहले तो ऊंचाई के आधार पर, है ना, या ऐसे कह सकते हैं बेहतर होगा थोड़ा सा, कि वायुदाब का वितरण वायुदाब का वितरण एक तो ऊर्ध्वाधर और दूसरा क्षैतिज, ठीक है। क्षैतिज में जो है वो है वायुदाब की पेटियां, है ना। वायुदाब की पेटियां हैं और इसमें देखेंगे हम एक यहाँ पर एक चित्र है ना, उसकी पिक्चर है, उसके माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। अभी कुछ फैक्ट्स हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेंगे हम लोग, है ना। वायुदाब का वितरण यहाँ पर देखिए, वायुदाब का वितरण ऊर्ध्वाधर तरीके से, है ना। वर्टिकली देखेंगे तो यहाँ पर क्या है,
ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुदाब में क्या होगा, कमी आएगी, वायुदाब में कमी आएगी। यहाँ पर बताया भी गया है, देखिए समुद्र तल पे कितना है 1013.25 किलो वो मिलीबार है ना, मिलीबार में 1013 1013.2.5 मिलीबार है। तापमान यहाँ पर कितना है 15.2 डिग्री सेंटीग्रेड है, सेल्सियस है ना। 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जब जाएंगे तो यहाँ पर देखिए दाब में, वायुदाब में कमी आ रही है 898.76 मिलीबार वायुदाब हो जाएगा, एयर प्रेशर हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर तापमान भी कम होगा। ठीक है, वायुदाब में भी कमी आ रही है और तापमान में भी कमी आ रही है ना। यहाँ पर देखिए 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो लगभग 540.48 मिलीबार वायुदाब हो जाएगा और तापमान जो है वो -17 डिग्री हो जाएगा, 17.3 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। 10 किलोमीटर की हाइट पर जाएंगे तो जो वायुदाब है वो 265 मिलीबार होगा और जो तापमान है वो -49.7 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या एक पैटर्न देखने को मिल रहा है कि जब हम ऊंचाई पर बढ़ेंगे, पृथ्वी की सतह से जब हम वायुमंडल में बढ़ेंगे तो वायुदाब में कमी आ रही है और तापमान में भी कमी आ रही है ना। यहाँ पर देखिए ये है ट्रोपोस्फेयर है ना, और ये स्ट्रेटोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर में लगभग 1000 के आसपास यहाँ पर एयर प्रेशर है ना, 1000 के आसपास एयर प्रेशर है। और जैसे जैसे हम लोग हाइट की ओर, ये देखिए एल्टीट्यूड है ना मिलीबार, और एल्टीट्यूड किलोमीटर में, ठीक है, और इधर क्या है प्रेशर। तो यहाँ पर जैसे जैसे इस तरफ बढ़ रहे हैं है ना, प्रेशर जो है यहाँ पर 0, 200, 400, 600, 800, 1000 है ना, इस तरफ क्या दर्शाया जा रहा है एयर प्रेशर है ना, इस तरफ क्या है ये एयर प्रेशर है ना। और जब हम ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं तो क्या है ये हाइट है, ठीक है, अल्टीट्यूड है। हम ट्रोपोस्फेयर से स्ट्रेटोस्फेयर में जा रहे हैं। देख रहे हैं कि जो वायुदाब है वो जैसे ही हम ऊंचाई पर हल्का सा बढ़े, जैसे ही हम 1 किलोमीटर के आसपास आए तो 200, फिर उसके बाद ऐसे 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 यहाँ पर देखिए यहाँ पर 400 पर आ गया एयर प्रेशर, और हाइट कितनी हो गई लगभग 10 किलोमीटर की, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए तो तापमान करें वायुदाब और कम होता जा रहा है और हाइट इसकी, एल्टीट्यूड इसका बढ़ता जा रहा है। तो जितना एल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा 30 किलोमीटर की हाइट पर देखेंगे तो लगभग ये 0 हो जाता है, समझ रहे हैं। वो एयर प्रेशर, तो ऊंचाई के साथ क्या है तापमान, वो वायुदाब घट रहा है, ठीक। निम्न वायुमंडल में वायुदाब का ह्रास दर प्रत्येक 10 मीटर है ना, प्रत्येक 10 मीटर पर 1 मिलीबार होता है, समझ रहे हैं। तो जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे, हाइट हमारे एल्टीट्यूड में बढ़ेंगे, वैसे ही 1 मिलीबार जो वायुदाब है वो कम हो जाएगा। समुद्र तल से लगभग 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुदाब की मात्रा समुद्र तल पर वायुदाब की तुलना में लगभग आधी हो जाती है। फिर ऊर्ध्वाधर दाब प्रवणता क्षैतिज दाब प्रवणता की अपेक्षा अधिक है। ये ऊर्ध्वाधर दाब प्रवणता मतलब जितनी तेजी से हम ऊपर की ओर वायुमंडल में बढ़ते हैं उतनी तेजी से इसको क्या बोलेंगे वायुदाब प्रवणता। क्षैतिज दाब प्रवणता की अपेक्षा अधिक है। जब हम विषुवत रेखा से ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर बढ़ेंगे और जब हम पृथ्वी की सतह से वायुमंडल की ओर बढ़ेंगे तो उन दोनों में से किसमें किधर जाने पर ज्यादा तेजी से वायुदाब कम होगा, है ना, वायुदाब कम या ज्यादा होगा। तो क्या होगा ध्रुवीय, जब हम विषुवत रेखा से ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर बढ़ेंगे है ना, क्षैतिज संचलन करेंगे तो वायुदाब उतनी तेजी से नहीं गिरेगा जितना कि हम ऊंचाई की ओर बढ़ेंगे। जब ऊंचाई पर जाएंगे तो वहां पर बहुत तेजी से वायुदाब गिरेगा, है ना, वायुदाब बहुत तेजी से गिरेगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि ऊर्ध्वाधर दाब प्रवणता क्षैतिज दाब प्रवणता की अपेक्षा अधिक होती है। ऊर्ध्वाधर दाब प्रवणता अधिक होने के बावजूद हम शक्तिशाली ऊर्ध्वाधर पवनों का अनुभव नहीं करते हैं क्योंकि यह विपरीत दिशा में कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल को प्रतिसंतुलित कर रहा होता है। कुछ फैक्टर्स, अब ये हमने देख लिया था वायुदाब का ऊर्ध्वाधर वितरण। अभी इसके बाद हमें देखना है क्षैतिज रूप से, हॉरिजॉन्टली देखना है।
यहाँ पर कुछ चीजें और फैक्ट देख लेते हैं यहाँ पर वायुदाब के बारे में। वायुदाब पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब है। वायुदाब को वायुमंडलीय दाब भी कहा जाता है। वायुदाब समुद्र तल पर सबसे अधिक और माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम है। पृथ्वी की सतह पर देखें तो ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुदाब तेजी से घटता है। वायुदाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। हमने ये देख लिया कि वायुदाब जो है वो मिलीबार में मापा जाता है या पास्कल में मापा जाता है, लेकिन उसको मापने वाला जो यंत्र है उसको बैरोमीटर बोला जाता है। यहाँ पर हमने देख लिया वायु तापमान में अंतर वायुदाब के घनत्व में परिवर्तन लाता है। इसको हम और भी डिटेल में देखेंगे, जिसके कारण वायुदाब में परिवर्तन होते हैं। वायुदाब में यही परिवर्तन वायु में क्षैतिज गति उत्पन्न करते हैं, जिसे हम पवन कहते हैं। ये भी हम अभी देखेंगे आगे। समदाब रेखाएं क्या है? सागर तल पर समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है। ये काल्पनिक इमेजिनरी लाइन है ना। वायुदाब में परिवर्तन के द्वारा ही पवनों की उत्पत्ति होती है, वेग एवं उनकी दिशा निर्धारित होती है। वायुदाब नहीं होगा, एयर प्रेशर नहीं होगा, तो जो पवने हैं, जो हवाएं चलती हैं, है ना, उनका क्षैतिज संचलन नहीं होगा। क्षैतिज संचलन मतलब जो हम जब हम क्या कहते हैं आंधी तूफान आता है तो जो क्षैतिज रूप से हॉरिजॉन्टली जो विंड मूव करती है वो एयर प्रेशर की वजह से होती है। और अगर एयर प्रेशर नहीं होगा तो ये विंड्स मूव ही नहीं करेंगी, बहुत धीमी गति से चलेंगी, है ना। क्योंकि जो एयर है, विंड है, विंड की जो दिशा है, वो दिशा कह रहा हूं, जो चलने की प्रवृत्ति है वो हाई टू लो प्रेशर है। यहाँ पर लो प्रेशर या हाई प्रेशर का होना जरूरी है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ही विंड बहेगी, है ना, चलेगी। और जो पवने हैं, पवन ही बोला जाएगा, पवने जो है वो हाई से लो प्रेशर की ओर ही बढ़ेंगी। तो अगर एयर प्रेशर होगा ही नहीं तो फिर ये पवने भी नहीं होंगी। जब पवने ही नहीं होंगी तो फिर क्या, वर्षा नहीं होगी, बादलों का निर्माण नहीं होगा, है ना। इस तरीके से अब उच्च वायुदाब, उच्च दाब और निम्न दाब, है ना। अभी हम जो यूज कर रहे हैं कि हाई प्रेशर, लो प्रेशर, ये बेल्ट जो अभी हम आगे पढ़ेंगे वो बेल्ट काल्पनिक तौर पर हैं, काल्पनिक तौर पर हैं, क्योंकि जहां जिस क्षेत्र में लो प्रेशर जनरेट होता है उसको हम लो प्रेशर बेल्ट बोल देते हैं, और जहां पर हाई प्रेशर जनरेट होता है वहां पर हाई प्रेशर, उसको हम हाई प्रेशर बेल्ट बोल देते हैं। तो है ना, हाई प्रेशर बेल्ट बोल देते हैं। तो ये काल्पनिक रूप से, है ना, काल्पनिक रूप से इमेजिनरी है, ना कि ये रियल में अर्थ पर बना हुआ है, ऐसा नहीं है, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक रूप से इमेजिनरी है। हम जब समझना होता है ज्योग्राफी में तब हम इसको पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे देख लेते हैं कुछ और फैक्ट। अब आ जाते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूशन पर। हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हुआ कि क्षैतिज जो पृथ्वी के अक्षांश हैं विभिन्न, उन पर वायुदाब की स्थिति क्या है ना, कहां पर ज्यादा है, कहां पर कम है, क्या कहीं समान है, पूरी पृथ्वी पर ही समान है कि नहीं है, ये सब देखेंगे फिलहाल। तो पवनों की दिशा और वेग के संदर्भ में वायुदाब में अल्प अंतर भी है, महत्वपूर्ण है। मतलब अगर वायुदाब और तापमान, सॉरी, पवनों की दिशा और जो उनकी गति है, वेग है, उसमें उसके संदर्भ में अगर देखें, अपने शब्दों में समझाता हूं मैं आपको, कि वायुदाब में जरा सा भी अंतर होता है, मान लीजिए 1 मिलीबार का भी अंतर होगा तो जो विंड्स हैं उनकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है ना, उनकी जो गति है, वेग है ना, वेलोसिटी है, वो कम या ज्यादा हो सकती है। तो 1 मिलीबार का अंतर भी जो विंड्स हैं उनकी डायरेक्शन एंड उनकी वेलोसिटी को चेंज कर सकता है। इस संदर्भ में ऊर्ध्वाधर उच्च दाब प्रवणता के विपरीत निम्न क्षैतिज दाब प्रवणता बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। हमारा जो वायुमंडल है पृथ्वी और पृथ्वी की सतह है, इसमें अगर हम देखें तो हाइट बढ़ने के साथ एयर प्रेशर कम होता जाता है। ये कम इंपॉर्टेंट है ना, ये बहुत ज्यादा भूमिका नहीं निभाता है पृथ्वी पर जलवायु को निर्धारित करने में। जबकि जो पृथ्वी की सतह पर है, विभिन्न अक्षांशों पर जो वायुदाब है, वहां पर जो वायुदाब स्थित है वो ज्यादा ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वो
बहुत सारी जगहों पर वायु के ऊपर उठने, वायु के नीचे बैठने, शांत वातावरण को शांत करने, उसको अशांत करने में, है ना, इन सब में बहुत भूमिका निभाता है। वर्षण होने में बहुत भूमिका निभाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग ठीक से समझते हैं। एक बार फिगर ड्रॉ करते हैं। इसको अभी काफी कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन इसको बहुत सिंपल सिंपल शब्दों में समझेंगे ना तो आसानी से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना। यहाँ पर एक एक लाइन खींची गई है। इस एक एक लाइन क्यों खींची गई है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझ जाएंगे। ठीक है, ये डॉटेड में क्या है यहाँ पर, और ये डायरेक्शन क्या दी गई है, ये लिखा क्या हुआ है, इन सबको आप धीरे धीरे भी समझ जाएंगे, है ना। इसको समझने से पहले अभी हमें कुछ और भी चीजें देखनी पड़ेंगी। वो क्या है, हमने एक छूट गया था हमारा, वो है तापमान का वितरण, का अक्षांशीय वितरण, है ना। इसको बिना पढ़े, इसको बिना पढ़े जो है हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, है ना। देखिए कोई क्लास का नोटिफिकेशन डाल दिया करिए, है ना। उससे जो भी लोग क्लास अटेंड करते हैं वो सभी लोग इससे जुड़ जाएंगे। नोटिफिकेशन इस समय मुझे लग रहा नहीं पड़ रहा है, इसकी वजह से काफ़ी संख्या में कमी हुई है। ठीक है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चलता कि क्लास की टाइमिंग चेंज हुई। तो क्लास की टाइमिंग पहले ही बता दिया करिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग वो तापमान का क्षैतिज वितरण देखते हैं। ये है अर्थ, ठीक, और यहां पर ये हो जाएगा, ये है विषुवत रेखा। ठीक, विषुवत रेखा जो पृथ्वी के बीचों बीच से होकर गुजर रही है ना। ये कर्क रेखा, ठीक, ये है मकर रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। क्लियर है। यहां पर ये लगभग 60 डिग्री के आसपास का क्षेत्र है अक्षांश रेखा। अगर हम इसको थोड़ा सा ठीक है, तो ये कुछ रहा। ठीक है, अब आइए इनका लिख लेते हैं। ये कितनी डिग्री है, ये 0 डिग्री। ठीक, ये कितना है 23.5 डिग्री। ये लगभग 60 डिग्री अक्षांश है ना। ये क्या है, अक्षांश। अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, एक बार सोचिए और बताइएगा। अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं और इनकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं इसके बारे में। तो ये अक्षांश है 0 डिग्री, ये नॉर्थ है ना। इधर का पूरा हिस्सा है ये नॉर्थ में आएगा, और इधर ये साउथ। ठीक है, एक बार विषुवत रेखा को फिर से एक बार दूसरे भाग से देख लेते हैं। ठीक, ये विषुवत रेखा है हमारी, और विषुवत रेखा के उत्तर में ये नॉर्थ है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा, और ये साउदर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा। समझ रहे हैं, दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा। ठीक है, फिर इधर
देखिए 23.5 डिग्री साउथ, और ये 60 डिग्री साउथ। ठीक है, इधर ये नॉर्थ हो जाएगा, ये भी नॉर्थ हो जाएगा, ये उत्तरी ध्रुव हो जाएगा, और ये दक्षिणी ध्रुव पोल, और ये पोल नॉर्थ पोल, और ये साउथ पोल। क्लियर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, इसको वैसे तो 60 डिग्री की बजाय हम लोग 66.5 डिग्री अगर कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। ये 66.5 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पर भी ठीक है 66.5 डिग्री है ये, है ना। अब आइए इसके तापमान देख लेते हैं, तापमान का वितरण। तो इस क्षेत्र में कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है इसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाएगा। उष्ण कटिबंध, ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन कहा जाएगा। इतने पूरे क्षेत्र को उष्ण कटिबंध कहा जाएगा, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाएगा। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाएगा। फिर इसके जस्ट ऊपर वाला जो भाग है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शीतोष्ण। शीतोष्ण कटिबंध, है ना, शीतोष्ण कटिबंध कहा जाएगा। और यहां पर भी ठीक है, शीतोष्ण कटिबंध हो जाएगा। इसके जस्ट नीचे जो जहां पर सबसे ज्यादा गर्म ठंडा होता है वो शीत कटिबंध हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी जो ध्रुव के पास है वहां सबसे ठंडक होगी, सबसे ज्यादा ठंडी होगी, शीत होगा, तो इसलिए इसको शीत कटिबंध बोलते हैं। अब शीतोष्ण, देखिए उष्ण कटिबंध तो आपने नाम सुना ही होगा, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित है। ठीक है, दोनों ओर 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में उष्ण कटिबंध स्थित है। शीतोष्ण कटिबंध शीत और उष्ण दो शब्दों से मिलकर बना है। शीत और उष्ण दो शब्दों से मिलकर बना है, तो इसको शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। और यहाँ पर शीत है ना, बीच का जो क्षेत्र है उसको शीत और कटिबंध, शीत और उष्ण कटिबंध बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, ये तापमान का वितरण था। अब आइए, अब हम लोग अपने टॉपिक पर आ रहे हैं आज कि वायुदाब का वितरण क्या है। वायुदाब का क्षैतिज वितरण, क्षैतिज मतलब अक्षांशीय, है ना, क्षैतिज वितरण क्या है, क्षैतिज वितरण क्या है। अब एक तो ये है पूरी पृथ्वी, है ना, फिर से विषुवत रेखा, ठीक, ये हो गई विषुवत रेखा। ठीक है, ये दोनों ही विषुवत रेखा है, एक थोड़ा मैंने चौड़ाई में बना दिया उसको, ठीक, और ये है ठीक, ठीक है, ये अब आइए लिख लेते हैं इसको, ये है 0 डिग्री मान लीजिए, है ना, 0 डिग्री, 0 डिग्री हो जाएगा। 0 डिग्री का मतलब 0 डिग्री
अक्षांश या भूमध्य रेखा, है ना, इक्वेटर है, ये इक्वेटर हो जाएगा। ये 30 से 35 डिग्री, 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश है और ये 30 से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। ठीक, यहां पर जो ये विषुवत रेखा क्षेत्र है, ये 0 डिग्री अगर कहें या कहें 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ तक, ठीक है, 5 डिग्री साउथ तक जो है ये क्षेत्र क्या हो जाएगा, उच्च सॉरी निम्न निम्न वायुदाब की पेटी, निम्न वायुदाब की पेटी हो जाएगी। फिर यहां पर ये उच्च दाब की पेटी होगी, उच्च वायुदाब की पेटी, उच्च दाब की पेटी हो जाएगी। ठीक, जब ये उच्च दाब की पेटी है तो ये भी उच्च दाब की पेटी होगी, है ना। ये क्या है, उच्च दाब और निम्न दाब की पेटी हो जाएगा। ठीक है, ठीक, हाँ, ये हो गया। अब फिर उसके बाद हमें क्या देखना है, ये शीतोष्ण इसको बोलते हैं। ठीक है, शीतोष्ण उच्च दाब, ये विषुवत रेखा है तो विषुवतीय, निम्न दाब, निम्न दाब पेटी, ठीक है, और ये शीतोष्ण उच्च दाब की पेटी है, शीतोष्ण उच्च दाब की पेटी। एक ये है फैक्टर, अभी और देख लेते हैं। हमने ये विषुवत रेखा तो देख लिया था, विषुवत रेखा के पास ये शीतोष्ण उच्च दाब की पेटी देख लिया, ये हाई प्रेशर, यहाँ पर क्या है, लो प्रेशर है, यहाँ पर हाई प्रेशर है, उच्च दाब की पेटी है। फिर यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये उपध्रुवीय है ना, उपध्रुवीय, उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी होगी, है ना, उपध्रुवीय। ये 60 से 65 डिग्री पर है, 60 से 65 डिग्री के आसपास है। इधर साउथ में भी देखेंगे तो क्या होगा, 60 से 65 डिग्री पर क्या होगा, उपध्रुवीय निम्न दाब, है ना, निम्न दाब। इनको सबको हम एक फिगर में देखेंगे, अभी हम लोग अलग अलग करके देख रहे हैं। तो उपध्रुवीय मतलब, और फिर वह इसके बाद ये ध्रुवीय क्षेत्र हो जाएगा, ये ध्रुवीय है, ये ध्रुवीय हो जाएगा, है ना, ध्रुवीय क्षेत्र हो जाएगा। अब आइए इन सब को एक साथ ड्रॉ करते हैं। ये है विषुवत रेखा, ठीक है, 5 से 5, 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ। ये है हमारा 30 से 35 डिग्री अक्षांश नॉर्थ, और ये 30 से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। यहां पर जाएंगे, ये उपध्रुवीय क्षेत्र है 60 से 65 वाला, जो दूसरे फिगर में हमने ड्रॉ कर दिया था। ठीक है, ये देखिए, और यहां पर ध्रुवीय क्षेत्र हो जाएगा, ध्रुवीय, ध्रुवीय उच्च दाब की पेटी। इनको एक साथ लिखते हैं, ये लो है, ये हाई प्रेशर वाला क्षेत्र है,
ये लो प्रेशर का है और यहाँ पर हाई प्रेशर है ध्रुवों पर। यहाँ पर भी हाई प्रेशर है दक्षिणी ध्रुव पर। यहाँ पर उपध्रुवीय क्षेत्र जो है वो लो प्रेशर का होगा, ये हाई हो जाएगा। ठीक, अब इसके अलावा यहाँ पर कुछ विंड्स चलती हैं, है ना, ये इक्वेटर है, ये भूमध्य रेखा और ये निम्न दाब का क्षेत्र है। निम्न दाब का क्षेत्र है। यहां पर ये क्या है, शीतोष्ण, शीतोष्ण कह रहा हूं, उपोष्ण, उपोष्ण क्षेत्र है। तो उपोष्ण में ये उच्च दाब हो जाएगा। ठीक, उच्च दाब की पेटी है। ये क्या है, उपध्रुवीय, उपध्रुवीय क्षेत्र है और यहाँ पर निम्न दाब बनेगा। फिर उसके बाद ये ध्रुवीय क्षेत्र जो है ना, ध्रुवीय, ध्रुवीय क्षेत्र पर उच्च दाब बनेगा। एक अल्टरनेटिव ऑप्शन बनेगा, देखिए ध्यान से, यहां पर सेम, यहां पर भी क्या होगा, उच्च दाब हो जाएगा, उच्च दाब, यहाँ पे निम्न दाब और यहाँ पर उच्च दाब बनेगा। ठीक है, एक फैक्टर देख लेते हैं, जो पवने हैं, है ना, विंड्स की जो डायरेक्शन है, विंड्स की जो डायरेक्शन होती है वो लो प्रेशर से, सॉरी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, लो प्रेशर की ओर बढ़ती हैं। ठीक है, तो जो पवनों की दिशा है, मान लीजिए ये भारत है और भारत के पास यहाँ थार जो रेगिस्तान है वहां पर लो प्रेशर जनरेट होता है। तो जो लो प्रेशर जनरेट होगा तो जो विंड्स है ना वो इसी डायरेक्शन में, इस लो प्रेशर के, यहाँ पर हाई प्रेशर कहीं पर बन रहा होगा और इस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ये पवने प्रवाहित होने लगेंगी, है ना, लो प्रेशर की ओर प्रवाहित होने लगेंगी। समझिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, पवनों की जो दिशा है वो कौन, लो प्रेशर और हाई प्रेशर। ये याद रखिए कि जो पवनों की दिशा है वो हाई प्रेशर से उच्च दाब से, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, निम्न दाब की ओर, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हवाओं या जो पवने हैं उनका मूवमेंट होता है, गति होती है। ठीक, तो यहां पर देखिए, अब आप खुद समझिए कि जो पवने हैं, जो पवने क्या होती हैं, एक चीज और, जो पवने हैं वो क्षैतिज संचलन होती हैं। ठीक है, क्षैतिज संचलन मतलब क्या होगा कि पवने सतह के निकट, सतह के निकट क्षैतिज रूप से, है ना, क्षैतिज रूप से गतिशील हवा है, गतिशील हवा है। ठीक है, मतलब कि ऊपर वायुमंडल में नहीं बल्कि अक्षांशीय क्षेत्रों में, एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश की ओर जो पवन बह रही है, वो सॉरी हवा जो बह रही है उसको पवन बोलते हैं। ध्यान दीजिए इस बात को। अब यहाँ पर आते हैं, अब ये लो प्रेशर वाला क्षेत्र, ये हाई प्रेशर वाला क्षेत्र, तो हाई से लो प्रेशर की ओर पवने बहेंगी। ठीक है, हाई से लो प्रेशर की ओर पवनों की दिशा होगी। ठीक है, उपोष्ण से भूमध्य रेखा की ओर जो है हवाओं का, जो हवाएं कह रहे हैं, पवनों का मूवमेंट होगा। ठीक है, मूवमेंट होगा। ये भी तो हाई प्रेशर वाला क्षेत्र है, तो ये हाई प्रेशर। ठीक है, ये पवनों की दिशा है। अभी हम आपको बताते हैं यहां पर क्या है, कैसे है। ठीक है, ये पवनों की दिशा है और ये यहां पर
लो प्रेशर जनरेट हुआ है, ठीक है, और ये हाई प्रेशर वाला क्षेत्र है, ठीक, ये हो जाएगा। अब फिर देखिए हाई और लो कहां पर है, अब यहां पर भी तो लो प्रेशर है, ठीक है, उपध्रुवीय क्षेत्र में ये निम्न दाब का क्षेत्र है, ठीक है। आधी विंड जो है, आधी पवन वो ध्रुवीय विषुवतीय क्षेत्र की ओर प्रवाहित होगी यहां से, और आधी जो पवन है वो इस क्षेत्र की ओर प्रवाहित होगी, समझ रहे हैं? दोनों ही गोलार्धों में, ठीक है। इनका एक डायरेक्शन है, पैटर्न है, इस वजह से मैं ऐसे बना रहा हूं, ऐसा नहीं कि डिजाइन कर रहा हूं इसको, ठीक है। तो इनकी दिशा जो है ना वो इसी तरीके से, अभी इसको हम आगे समझेंगे पवनों की दिशा क्या है। अभी तो हम लोग ये समझ रहे हैं कि यहाँ पर जो निम्न दाब का क्षेत्र कैसे बनता है ना, और कहीं पर उच्च दाब का क्षेत्र कैसे बनता है। फिर उसके बाद यहां से हाई प्रेशर से फिर से लो प्रेशर की ओर, तो ये फिर से सेम जैसे ये पवन बह रही है वैसे ही ये पवनें भी ध्रुवों से उपध्रुवीय क्षेत्रों की ओर प्रवाहित होने लगेगी, ठीक है। ये जो पवनें बह रही हैं ये जमीन की सतह के पास बह रही हैं, है ना, जमीन की सतह के, जमीन या जो पृथ्वी है उसकी सतह के पास प्रवाहित हो रही है ना, प्रवाहित हो रही है। ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है हवाओं पवनों का, है ना, पवनों का। ये हाई से लो प्रेशर का पैटर्न हमने समझ लिया कि ऊपर क्या है, हाई से लो प्रेशर की ओर पवनों का मूवमेंट हो रहा है। अब यहां एक मिनट, कोई प्रश्न है? चलिए ठीक है। अब होता क्या है कि यहां पर ये विषुवतीय क्षेत्र हो जाएगा, और विषुवतीय क्षेत्र में तापमान, यहां पर जो तापमान है, टेम्परेचर है, वो बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा मतलब एवरेज टेम्परेचर ज्यादा होता है यहाँ का, है ना। और यहाँ पर जो आर्द्रता है वो भी ज्यादा होती है, और ज्यादा होने के कारण ये जो पवने हैं ये दोनों अभिसरण हो रही हैं, इनका अभिवहन हो रहा है, और ये अभिवहन करते करते विषुवतीय क्षेत्र में एक दूसरे से टकराएंगी, और टकराने के फलस्वरूप ऊपर की ओर मुड़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ का तापमान कम होता है, तो सॉरी ज्यादा होता है, और तापमान ज्यादा होने के कारण ये जब पवने एक दूसरे से टकराएंगी तो ऊपर की ओर विस्थापित होने लगेंगी। यहाँ पर एक संवहन धारा बनेगी ऊपर की ओर लंबवत। संवहन का मतलब क्या है कि हवाओं का ऊपर की ओर विस्थापित होना। तो यहाँ पर ये पवने गर्म हो जाएंगी और गर्म होकर ऊपर की ओर प्रवाहित होने लगेंगी, और इससे यहाँ पर निम्न दाब का निर्माण होगा, है ना, निम्न दाब का निर्माण होगा, ठीक, निम्न दाब का निर्माण होगा। अब यहाँ पर देखिए इस बात को और समझते हैं। ये निम्न दाब का क्षेत्र है। ये पवने जब यहाँ पर एक दूसरे से टकराती हैं इन क्षेत्रों में, और टकराने के फलस्वरूप ऊपर की ओर उठती हैं, तो ऊपर उठने के बाद लगभग 8 से 13 किलोमीटर, है ना, हमने बताया था, ये डिस्कस किया था कि विषुवतीय क्षेत्र में जो तापमान है वो ज्यादा होता है, और तापमान ज्यादा होने के कारण हवाएं ऊपर की ओर उठने लगती हैं, और लगभग विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक की पहुंच जाती हैं। तो फिलहाल 8 से 13 किलोमीटर की हाइट पर जब ये हवाएं पहुंचती हैं ऊपर उठ करके, तो यहाँ पर एक स्ट्रीम चल रही होती है जिसे जेट स्ट्रीम बोलते हैं, ठीक है। इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी सिर्फ रेफरेंस ले रहे हैं, आगे इसको अच्छे से समझेंगे हम लोग। तो जेट स्ट्रीम चल रही होती है, और जेट स्ट्रीम से ये हवाएं ऊपर जो उठ रही हैं वो टकरा करके यहां पर जो उपोष्ण क्षेत्र है ना, यहां पर ये जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में इस वायु का अवतलन होगा, ठीक है। इन क्षेत्रों में वायु का अवतलन होने लगेगा, वायु नीचे उतरेगी, ठीक है।
और नीचे जहां पर भी वायु नीचे उतरेगी वहां पर हाई प्रेशर उच्च दाब का निर्माण होगा। तो हमने देख लिया कि यहाँ पर निम्न दाब का निर्माण कैसे हो रहा है और यहाँ पर उच्च दाब का निर्माण कैसे हो रहा है। ये अगर इस पैटर्न को आप समझ गए तो आप ऊपर के दोनों पैटर्न को भी समझ जाएंगे, है ना, क्योंकि सेम चीजें यहां पर भी हो रही हैं। अब निम्न दाब का निर्माण हो गया, यहाँ पर उच्च वायु जब नीचे उतरेगी तो वायु उच्च वायु दाब का निर्माण होगा, इससे उच्च वायु दाब का निर्माण होगा। उच्च वायु दाब का निर्माण हो जाएगा, समझ रहे, उच्च वायु दाब का निर्माण हो गया। अब आगे देख लेते हैं। अब यहां पर आधी पवन तो विषुवत रेखा की ओर आई थी और आधी पवन ऊपर की ओर नॉर्थ की ओर जा रही है, क्योंकि यहां पर भी लो प्रेशर जनरेट हुआ है। लो प्रेशर जनरेट हो रहा है क्यों? क्योंकि यहां पर भी थोड़ा सा तापमान या कहेंगे वो बढ़ा है, ठीक है, तापमान बढ़ा है और तापमान बढ़ने की वजह से ठीक है, चलिए अब यहां पर भी टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, लगभग थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर भी लो प्रेशर जनरेट होगा तो ये हवाएं इस तरफ विस्थापित होने लगेंगी, है ना, और इधर से यहाँ पर भी चूंकि टेम्परेचर बहुत कम होता है, ध्रुवीय क्षेत्र है, सूर्य तक यहाँ पहुंच ही नहीं रहा है, तो तापमान तो बहुत कम होगा और तापमान बहुत कम होगा तो यहाँ पर हाई प्रेशर जनरेट होगा, तो सॉरी हाँ, तापमान बहुत कम होगा तो हाई प्रेशर जनरेट है यहाँ पर बनेगा, और हाई प्रेशर जब बनेगा तो यहाँ पर भी तापमान थोड़ा ज्यादा है तो लो प्रेशर को फॉलो करेगा, तो यहाँ की जो हवाएं हैं वो इस डायरेक्शन में प्रवाहित होने लगेंगी, ठीक है। इन्हें जो अलग अलग पवने हम देख रहे हैं इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है ना। तो यहाँ पर ये हमने देख लिया कि कहां पर लो प्रेशर जनरेट हो रहा है और कहां पर हाई प्रेशर जनरेट हो रहा है। एक बार हम लोग फिर से इसको समझ लेते हैं। ये विषुवत रेखा हो गई, ये उपोष्ण क्षेत्र हो गया, ये उपध्रुवीय क्षेत्र है। ये फिर से एक ही में समझ लेते हैं, ज्यादा सही होगा। यहाँ पर ये विषुवतीय क्षेत्र है, इक्वेटर है ना, और ये उपोष्ण क्षेत्र है, इसको ऐसे ही लिख लेते हैं उपोष्ण, इसको उपध्रुवीय, ठीक है, उपध्रुवीय क्षेत्र है, और ये ध्रुवीय क्षेत्र है। यहां से विंड्स चलती हैं, यहाँ पर तापमान ज्यादा होता है, तापमान ज्यादा होने के कारण यहाँ पर वायु ऊपर की ओर उठती है, और ये वायु जो है वो यहाँ से ये आ रही है ना, और ये वायु ऊपर की ओर उठने लगती है, और ऊपर उठने के फलस्वरूप यहाँ पर ऐसे जाकर के इन क्षेत्रों में वायु का अवतलन होने लगेगा, नीचे बैठेगी। तो इसको यहाँ पर एक जो चक्र चल रहा है ना, यहाँ पर भी देखिए तो ऐसे ऊपर की ओर बहेगी और जेट कोनों से टकरा करके ये 30 से 35 वाले क्षेत्र में उतरेगी, उपोष्ण क्षेत्र में उतरेगी, तो इसको एक चक्र बोलते हैं, हेडल चक्र, है ना, हेडल चक्र बोलते हैं, हेडल चक्र। एक बार पीछे वाले पे लिख लेते हैं। यहां से जो पवने ऊपर उठ करके ये उपोष्ण क्षेत्र में बैठ रही है, इसको हेडल साइकिल या हेडल चक्र बोला जाता है ना। फिर आइए देख लेते हैं, फिर ये दोनों ही क्षेत्र, दोनों, ये नॉर्थ और साउथ, ये साउथ वाला हिस्सा है और ये नॉर्थ वाला हिस्सा है ना, नॉर्थ और ये साउथ, यहाँ पर भी हेडल चक्र ही बोला जाएगा। एक विशेषज्ञ थे ना, उनका नाम हेडल था, तो उनके नाम पर ही पड़ गया ये, है ना, तो ये हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था कि ये पवने कुछ इधर भी विस्थापित हो रही हैं, ठीक, और इनके कारण क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी लो प्रेशर, क्योंकि यहाँ पर जो तापमान है वो थोड़ा सा इंक्रीज करेगा, और इंक्रीज करेगा तो यहाँ पर लो प्रेशर जनरेट होगी,
लो प्रेशर जनरेट होगा तो ये पौने जो है इस तरफ बहेगी, तो ठीक है। और यहाँ पर जब ये दोनों पौने आपस में टकराएंगी तो इनके टकराने से फिर से वायु ऊपर की ओर उठने लगेगी और ऊपर उठ करके यहां से फिर से एक साइकिल चलेगा, है ना। यहाँ पर वायु का अवतलन दो, क्योंकि एक वायु का अवतलन विषुवतीय क्षेत्र से जाकर के हो रहा है और एक जो है उपध्रुवीय क्षेत्र से होकर आ रहा है ना। तो ये जो उपध्रुवीय क्षेत्र पर साइकिल चल रहा है इसे फेरल चक्र बोलते हैं, है ना, फेरल चक्र बोलते हैं। सेम ऐसे ही यहां पर भी एक चक्र बनेगा, फेरल चक्र। ये दो पौने हैं जहां पर नीचे बैठ रही हैं, नीचे बैठने के सॉरी यहाँ पर टकराएंगी और टकराने के फलस्वरूप ऊपर की ओर उठेंगी और ऊपर एक जो है वो ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर और एक जो उसकी धारा है वो उपोष्ण क्षेत्र की ओर जाएगी, वहां पर बैठेगी, नीचे की ओर बैठेगी, तो वहां पर क्या होगा, इसे फेरल चक्र बोला गया। ठीक है, फेरल चक्र बोला जा रहा है। ठीक, क्लियर है, फेरल चक्र बोला जा रहा है। ये पेटियां हैं। अब इसके अलावा इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जो यहाँ पर पौने चल रही हैं इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। जो ध्रुवीय उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, मतलब विषुवत रेखा के आसपास जो हवाएं बह रही हैं ये ट्रेड विंड्स होती हैं, है ना, विषुवतीय गर्म। इन्हें व्यापारिक पौने बोलते हैं या वाणिज्यिक पौने बोला जाता है। इसके बीच में जो पवनें बह रही हैं इन्हें वाणिज्यिक पौने बोलते हैं। ठीक है, वाणिज्यिक पौने बोलते हैं, और या फिर इन्हें व्यापारिक पौने या फिर ट्रेड विंड्स बोलते हैं, या फिर इन्हें ट्रेड विंड्स बोला जाता है। ठीक है, ट्रेड विंड्स बोलते हैं। ये हो जाएगा ट्रेड विंड्स। इसके बाद देखिए यहां पर इनके क्षेत्र में जो हवाएं बह रही हैं उन्हें ट्रेड विंड्स बोलते हैं। इनको भी डिटेल में हम लोग देखेंगे, है ना। ठीक है, ठीक। अब यहां पर इसके बीच में ये देखिए, यहां पर जो पौने, इसको तो हमने देख लिया अभी। ठीक है, यहां पर देखिए ये इन दोनों ही पौनों को पछुआ पौने बोलते हैं, पछुआ पौने। ठीक है, पछुआ पौने। ठीक है, पछुआ पौने बोलते हैं। और पछुआ पौने जो है वो 30 से 35 से लेकर के 60 से 65 डिग्री के आसपास के बीच में जो पौने प्रवाहित होती हैं उनको पछुआ पौने बोलते हैं, पछुआ पौने बोला जाएगा। पछुआ पौनों को, ये जो पछुआ पौने हैं, चूंकि उत्तरी जो गोलार्ध है ना वहां पर स्थलखंड अधिक है। ठीक है, स्थलखंड अधिक है, तो यहाँ पर डिफरेंस तो नहीं आता है, यहाँ पर कुछ नहीं है। स्थलखंड अधिक है तो परिवर्तन नहीं होता विशेष, परिवर्तन बहुत ज्यादा हो जाता है, परिवर्तन अधिक होगा। परिवर्तन का मतलब हो गया कि बहुत कहीं पर धीमी गति से कहीं तीव्र गति से ये पौने बहेंगी, है ना, स्थलखंड है। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में देखेंगे तो यहाँ पर जलखंड अधिक है, और जलखंड अधिक होने के कारण स्थलखंड की तरह अवरोध नहीं उत्पन्न होता, बल्कि बहुत तीव्र गति से ये पौने चलती हैं। तो जब ये पौने 40 डिग्री के आसपास होती हैं, 40 डिग्री अक्षांश पर इन्हें देखेंगे तो इनको क्या बोलते हैं, इन्हें गरजती चालीसा के नाम से जाना जाता है, गरजती चालीसा के नाम से। ठीक है, गरजती चालीसा।
ये मतलब कोई देसी तरीके का नहीं है कि मतलब मैं अपने लैंग्वेज में बता रहा हूँ, ये ज्योग्राफी में यूज किया जाता है कि 40 डिग्री अक्षांश पर जो ध्रुव पछुआ पवनें होती हैं, है ना, 40 डिग्री अक्षांश की पछुआ पौने 40 डिग्री अक्षांश की, और ये साउदर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहा हूं मैं क्योंकि वहां पर जलखंड अधिक है ना, तो पछुआ पौने इनको क्या बोलते हैं, गरजती चालीसा, ठीक है, गरजती चालीसा बोला जाएगा, है ना, रॉरिंग 50-40 है ना, रॉरिंग दहाड़ती हुई जाती है, गरजती हुई जाती हैं, गरजती चालीसा के नाम से जाना जाता है इनको। जब ये 50 डिग्री अक्षांश पर पहुंचती हैं, अक्षांश की जो पछुआ पौने हैं उनको प्रचंड पचासा बोला जाता है, प्रचंड पचासा। और ये चूंकि स्थल खंड नहीं है, महासागरीय क्षेत्र है, लंबी दूरी तक कोई स्थल खंड नहीं होने के कारण ये बहुत तीव्र गति से प्रवाहित होती है। तो 40 डिग्री पर इन्हें गरजती चालीसा, इतनी तेज चलती है कि गरजती हुई चलती है ऐसा लगता है ना। और जब ये 50 डिग्री अक्षांश पहुंचती हैं तब तक तो इनकी स्पीड जो है बहुत तेज हो जाएगी, तो इसको प्रचंड पचासा बोला जाता है। और जब ये 60 डिग्री पर पहुंचती हैं, है ना, ये पछुआ पवन जो होगी इसको चीखती साठा बोलते हैं। एग्जाम में ऐसे ही शब्दों का यूज होगा, चीखती साठा के नाम से किस पवन को जाना जाता है, तो 60 डिग्री अक्षांश पर जो पछुआ पवन है उसको चीखती साठा के नाम से जानते हैं। बहुत तीव्र गति से पवनें प्रवाहित होती हैं, है ना, चीखती साठा, ये हो गया, है ना। अब जो ध्रुवीय पवनें होती हैं, ध्रुवीय पवनें होती हैं, इन्हें सीधा सा तो ये पछुआ पवन, ये ध्रुवीय पवनें हो जाएंगी, इन्हें किसी अन्य नाम से नहीं जाना जाता है, ध्रुवीय पवन हो जाएगी। जो ध्रुवों की ओर से आ रही है वो ध्रुवीय पवन हो जाएगी, ठीक है। तो इतना जो है हम लोग रखेंगे आज, बाकी कल हम लोग पढ़ेंगे कि पवन के बारे में डिटेल से, कि पवन क्या होती है, पवन कितने प्रकार की होती है, और जो कितने प्रकार की हैं उनमें ग्रहीय पवनें क्या है ना, सामयिक पवनें क्या है, स्थानीय पवनें क्या है, जो लू चलती है वो क्या है ना, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जो ये गर्म हवाएं जानी जाती हैं उनको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आज अभी हम लोग इतना रखते हैं, बाकी कल पढ़ते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।